तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समझते हैं। आज का टॉपिक है उत्सर्जन। इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन। उत्सर्जन होता क्या है? उत्सर्जन मीन्स हमारी शरीर में बनने वाले हार्मफुल सब्सटेंस का हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मतलब हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, जैसे मल मूत्र, इन सब का हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के बाद बनने वाले घातक मतलब हार्मफुल सब्सटेंस का शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन कहलाता है। देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, फूड लेते हैं, फिर वो हमारे शरीर की सेल्स में जाता है, वहाँ पर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद हमारी सेल्स में बहुत तरीके की क्रियाएं होती हैं, मतलब डाइजेशन के लिए। और फिर क्या बनता है? एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों में कर लेते हैं। और इन क्रियाओं के बाद हमारी सेल्स में वेस्ट मटेरियल मतलब कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी बच जाते हैं या बनते हैं। उन हार्मफुल सब्सटेंस का हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन। देखिए फ्रेंड्स, इन सब्सटेंस का हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये टॉक्सिक होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। अगर ये हमारे शरीर में रह जाते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनका शरीर से बाहर निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन वेस्ट मटेरियल का मतलब हार्मफुल सब्सटेंस का जो हमारी सेल्स में विभिन्न क्रियाओं के बाद बने हैं, इनका हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। अब क्या होता है कि सिर्फ मल मतलब जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल बनता है सॉलिड फॉर्म में, सिर्फ उसका बाहर निकालना क्या होता है कि एक्सक्रीशन नहीं कहलाता। यूरिन का निकलना मेन क्या होता है? यूरिन का निकलना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, अब ये एक्सक्रीशन होता क्या है, अब हम समझेंगे कि एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन कैसे होता है और उत्सर्जन के प्रकार क्या हैं। देखो, उत्सर्ज क्या होता है? उत्सर्जन है ना, 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। हम जितने भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो हार्मफुल सब्सटेंस है वही उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, मतलब एक्सक्रीशन सब्सटेंस। तो उनके आधार पे कि हमारे शरीर में किस टाइप का एक्सक्रीशन मटेरियल निकल रहा है, उसके आधार पे उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। तो ये देखिए, अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारे शरीर से किस किस टाइप का उत्सर्जी पदार्थ मतलब एक्सक्रीशन मटेरियल निकलता है। तो उनके आधार पे ही कि किस टाइप का मटेरियल निकल रहा है, उत्सर्जन होता है। सबसे पहला होता है अमोनिया, मतलब हमारे शरीर से निकलने वाला क्या होता है? अमोनिया निकलता है। दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक अम्ल। मतलब 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। अब इन पदार्थों को निकलने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जो जीव अमोनिया उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमीनोटेलिक। जो जीव अमोनिया उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमीनोटेलिक। जो जीव उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब यूरिया निकालते हैं, वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। और जो जीव यूरिक अम्ल निकालते हैं, मतलब उनका जो उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल है, तो वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। बहुत आसान है याद करना, सब्सटेंस के नाम पे ही, उत्सर्जी पदार्थ के नाम पे ही जीव का भी नाम है। जैसे अमोनिया है तो अमीनोटेलिक जीव हुए, यूरिया है तो यूरियोटेलिक जीव हुए, और यूरिक अम्ल है तो यूरिकोटेलिक। अब इस प्रकार का उत्सर्जन क्या कहलाता है? जो अमीनोटेलिक जीव है जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं, वो उत्सर्जन कहलाता है अमीनोटेलिज्म। जो जीव मतलब जो यूरिकोटेलिक जीव है जो कि किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का, उस प्रकार का उत्सर्जन क्या कहलाता है? यूरियोटेलिज्म।
और जो यूरिकोटैलिक जीव है, यूरिकोटैलिक जीव किस टाइप के पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का, वो कहलाता है यूरिकोटैलिज्म। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि इस प्रकार में अमीनोटैलिज्म में किस प्रकार के जीव आते हैं। तो पहले तो ये कि ये जो अमीनोटैलिज्म होता है, इस प्रकार के उत्सर्जन में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत अधिक जल होगा उनके शरीर में, तभी वो अमोनिया का उत्सर्जन कर पाएंगे। तो अमोनिया का जो उत्सर्जन है, बहुत अधिक जल किन जीवों के पास आएगा? जलीय जीव, है ना, एक्वेटिक एनिमल, जितने भी जलीय जीव हैं उनके पास बहुत अधिक मात्रा में जल होगा। तो उनमें कौन सा होता है उत्सर्जन? अमीनोटैलिज्म। दूसरा होता है यूरियोटैलिज्म। इसमें क्या है कि इससे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। यूरिकोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म में क्या होता है? बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिकोटैलिज्म में बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं? कीट वर्ग, मतलब कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, रेंगने वाले जीव जैसे कि छिपकली, सांप वगैरह, और बर्ड्स, इनको बहुत कम जल की आवश्यकता होती। अब इन दोनों के बीच में, मतलब जो यूरियोटैलिज्म है, उनको संतुलित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, मतलब ना तो बहुत अधिक की और ना बहुत कम की, मध्यम वर्ग में। इसका मतलब है इसमें कौन आते हैं? मेमल्स। मेमल्स मतलब स्तनधारी, जैसे कि हम इंसान, है ना, जितने भी मेमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, सब इसमें आते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। उत्सर्जन होता है 3 प्रकार का। अमीनोटैलिज्म, जो कि जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटैलिज्म, जो यूरिकोटैलिक जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और थर्ड होता है यूरिकोटैलिज्म, जो कि यूरिकोटैलिक जीव होते हैं, वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। चलिए, हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। इसमें मेंढक और खेत में पाए जाने वाले, मिट्टी में पाए जाने वाले जो कछुए हैं, वो अपवाद है। मतलब क्या होता है ना कि वो ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। मतलब वो अमीनोटैलिज्म भी हुए और यूरिकोटैलिज्म भी। जैसे कि अगर मेंढक जल में है तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करेगी, तब वो कहलाएगी अमीनोटैलिज्म। और जब वो धरती पर है तो वो यूरिया का उत्सर्जन करेगी, और तब वो कहलाएगी यूरिकोटैलिज्म। तो अब आपको समझ में आया कि उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि एक्सक्रीशन कितने टाइप का होता है, मतलब उत्सर्जन के प्रकार। अब हम समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले ऑर्गन्स, मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भाग लेते हैं। सबसे पहले 2 किडनीज, किडनी को हिंदी में कहते हैं वक्र, मतलब पहले किडनी। फिर 2 यूरेटर्स, यूरेटर्स मीन्स मूत्र वाहिनियाँ, जो कि मूत्र को किडनी से नीचे शरीर तक ले जाती है। 1 यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। और 1 यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग, जहाँ से शरीर से बाहर मूत्र निकलता है। तो ये 4 मेन ऑर्गन है जिनका बहुत बड़ा रोल है एक्सक्रीशन सिस्टम में, मतलब हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में। चलिए, मैं आपको इन ऑर्गन्स को इकट्ठा समझाती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम, ये है हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम, और ये आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं मैं आपको ये समझाती हूँ। सबसे पहले होती है 2 किडनीज। ये देखिए, ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों, ये क्या है? 2 किडनीज, ठीक है, ये है 2 किडनीज। फिर इन किडनीज में जब मूत्र बनता है तो वो मूत्र इन वाहिनियों से, मतलब इन ट्यूब से होते हुए नीचे आता है। तो ये ट्यूब्स क्या कहलाती है? यूरेटर्स, मतलब मूत्र वाहिनियाँ 2 होती है, दोनों किडनी से नीचे लाती है मूत्र को। फिर होता है इस तरीके की थैलीनुमा स्ट्रक्चर, ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। और ये है यूरेथ्रा,
मतलब मूत्र मार्ग, जहाँ से शरीर से बाहर मूत्र निकलता है। तो इस तरीके से सबसे पहले मूत्र ये क्या है, वेन्स और आर्टरी से, यहाँ से शरीर से होते हुए इन किडनीज में आता है। इन किडनीज में यूरेटस के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा में, जहाँ से वो शरीर से बाहर निकलता है। इस तरीके से हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। लेकिन अब हम डिटेल में समझेंगे कि किडनी के अंदर कैसे काम होता है, यूरेटर्स के अंदर कैसे काम होता है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है ना। तो अब हम डिटेल में प्रोसेस समझेंगे, वन बाय वन, मतलब एक एक ऑर्गन को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले वक्र मतलब किडनी से। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट ऑर्गन। हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन अभी हमने समझा था क्या है, वृक्क। वृक्क इंग्लिश में कहते हैं किडनी। किडनी कितनी होती है हमारे शरीर में, 2 किडनीज, है ना। अब सबसे पहले समझते हैं इसकी संरचना, मतलब किस टाइप का होता है इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कलर, ये होती है रेड ब्राउन, मतलब किडनी कैसे दिखेगी, लाल भूरे कलर की। अब इसका आकार मतलब साइज कैसा होता है, ये होता है 10 सेंटीमीटर लेंथ, 6 सेंटीमीटर विड्थ और 4 सेंटीमीटर थिक। मतलब ये देखिए लंबाई में कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, फिर विड्थ मतलब चौड़ाई में कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, और थिक मतलब कितनी मोटी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब आता है सवाल इसके आकार का। तो ये कैसी होती है, बीन शेप्ड, मतलब एक फली के दाने के आकार की होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी का आकार कैसे होता है, तो आंसर होगा बीन शेप्ड। बीन शेप्ड 2 किडनी होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, मतलब हमारी जो गुहा होती है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब गुहा, उस गुहा में पीछे की तरफ, पीठ की तरफ हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड पाई जाती है। ठीक है, तो हमारी उदर गुहा में हमारी पीछे की ओर हमारे वर्टिब्रल कॉलम मतलब कशेरुक दंड के दोनों तरफ एक एक किडनी पाई जाती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है पेरिटोनियम, मतलब किडनी की चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं पेरिटोनियम। अब नेफ्रॉन क्या है, तो यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी। इन किडनीज में छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनका मेन वर्क होता है यूरिनरी सिस्टम में, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन वर्क किनका होता है, नेफ्रॉन्स का, जो क्या कहलाते हैं, यूनिट ऑफ किडनी और यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा हुआ किडनी का ऑर्गन। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन आए हैं। रीनल आर्टरी और रीनल वेन, इन दोनों से ब्लड आता है, मतलब एक से आएगा इम्प्योर ब्लड, फिर फिल्टर होगा और फिर प्योर ब्लड चला जाएगा। तो फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि हमारी बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन का वर्क कार्य कहाँ होता है। तो इसका मेन आंसर है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम किडनी में होता है। ठीक है, और फिर प्यूरिफाई होके जो भी यूरिनरी मटेरियल वेस्ट मटेरियल बचता है वो मूत्रवाहिनियों से नीचे चला जाता है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ किडनी या यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है या जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी मेन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, है ना। मेन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए इससे क्या आएगा, ब्लड आएगा यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, किसमें, ग्लोमेरुलस में। क्या कहलाता है ये, ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोमेरुलस से क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के बाद जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो
कहाँ आ जाते हैं, इस बोमन कैप्सूल में। ये कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है जिसे क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल। ये भी क्वेश्चन आता है कि बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी में। तो ये बोमन कैप्सूल में आ गया हार्मफुल सब्सटेंस। अब ये हार्मफुल सब्सटेंस बोमन कैप्सूल में आने के बाद इस ट्यूब से कहाँ पर आता है, यहाँ पर। और यहाँ पर ये एक यू आकार का स्ट्रक्चर्स है, यहाँ से फिल्टर होके जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर कहाँ कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो ये जो यू स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यू के आकार का ट्यूब दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। क्या कहलाता है, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले का मेन काम क्या होता है कि अभी भी जितना हार्मफुल सब्सटेंस आया है उसमें से जितना भी प्योर ब्लड या प्योर वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन। तो लूप ऑफ हेनले का मेन वर्क क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब अभी भी अगर इसके अंदर पानी या कुछ मटेरियल यूजफुल बच गया तो उसको एब्जॉर्प्शन कर ले और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर भेज दे। और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए ये कहाँ चले जाता है, यूरेथ्रा या यूरेटर्स में, और यूरेटर से यूरेथ्रा में। तो इस टाइप से वर्क होता है नेफ्रॉन में। चलिए अब आता है हमारा सेकेंड ऑर्गन जो है कि यूरेटर्स। यूरेटर्स मीन्स मूत्रवाहिनियाँ। कितने यूरेटर्स होते हैं, 2 यूरेटर्स। और इनकी लंबाई, मूत्रवाहिनियों की लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन ओपन इन गॉल ब्लैडर, आगे जाके कहाँ खुल जाती है, मूत्राशय में। अब आया हमारा थर्ड ऑर्गन, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मतलब मूत्राशय। मूत्राशय में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर लाइक बैग कैसा बना होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। हमने देखा था ना, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये एक थैली लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें कितना मूत्र कलेक्ट हो सकता है, तो 200 से 300 ml यूरिन मतलब मूत्र इसमें कलेक्ट हो सकता है। ओपन आउटसाइड बॉडी बाय यूरेथ्रा, और ये कहाँ खुलता है, यूरेथ्रा से बाहर की साइड, क्योंकि यूरेथ्रा से होते हुए हमारा मूत्र चला जाता है। यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग। ओपन ओरिफाइस इन बॉडी पास यूरिन मतलब क्या करता है, एक छेद जैसा स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर करता है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एक नोट दे देती हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो यूरिन है वो येलो कलर का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जो यूरिन है उसका कलर येलो क्यों होता है, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। हमारे यूरिन में यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर पीला होता है। स्मेल ड्यू टू यूरिनोड, अब इसमें गंध भी होती है, आप सबको पता है। तो गंध क्यों होती है, तो वो होती है कार्बनिक पदार्थ होता है यूरिनोड, जिसके कारण इसके गंध आती है। अब 24 आवर्स में कितना यूरिन बनता है, तो 1.5 लीटर के समथिंग एक जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग रहता है उसमें 24 आवर्स में 1.5 लीटर के समथिंग बनता है। और ये किस पर डिपेंड करता है कि उसके शरीर का तापमान क्या है, बाहर के वातावरण का तापमान क्या है। आपने देखा होगा जैसे कि ठंडियों में ज़्यादा यूरिन आती है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर से गर्मी की वजह से वो मतलब हमारा शरीर ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो हमारे शरीर से ज़्यादा एक्सक्रीशन नहीं हो पाता वाटर का, तो सारा यूरिन ही बनता है, तो ज़्यादा यूरिन बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आउटर इन्वायरमेंट पे काफ़ी डिपेंड करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये मेरा पढ़ाना समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।